यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स के ऑफिशियल पेपर का सलूशन जो कि 16/9/2021 को हुआ था उसका संपूर्ण हल लेकर आया हूं। अतः आपसे निवेदन है कि आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान करिए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आया था। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आया था, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो क्या कहलाती? पहला ऑप्शन दिया गया था क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन दिया गया था आयतन, तीसरा ऑप्शन दिया गया था धारिता और चौथा ऑप्शन दिया गया था परिमाप। तो इसका सही उत्तर होगा आयतन। आयतन किस लिए होगा? क्योंकि वो क्या चीज़ें हैं, वो आपका ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु जब कोई चीज़ को घेरती है तो वो क्या होता है, त्रिमिमीय हो जाता है। त्रिमिमीय आकृति हो जाती है तो उसका हम लोग आयतन निकालते हैं। अब अगला प्रश्न आपका दिया गया था कि प्रश्न संख्या 2 कि -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो -1 और 1 के बीच में कितनी परमेय संख्या आपको प्राप्त होंगी? आपकी अनंत होंगी। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न आपका था ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो ये आपका एक फार्मूला होता है जो कि आप जानते हैं कि किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर फिर माइनस का 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ देखा जाए और कौन कौन से फार्मूले यहाँ हम जान सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। और अगर देखा जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 दिया गया था, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करके आपको आंसर बता देते हैं। तो आंसर इस बार क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब इसमें क्या दिया, वर्ग का परिमाप मतलब कि आपका परिमाप क्या हो गया, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। मतलब अगर देखा जाए तो ये ए भुजा मान लीजिए, तो ए भुजा अगर है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ए हो गया, तो ये ए हो गया और ये ए हो गया और ये ए हो गया। तो यहाँ पे हो गया वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है आपका, चारों भुजाओं का योग, मतलब कि ए और ए मतलब 4a। और आपका परिमाप कितना दिया गया था, 4। तो 4 बराबर 4a के। तो a बराबर कितना आ गया आपका, 4/4 बराबर आपका कितना आ गया, 1 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही है आपका, पहला ऑप्शन 1 मीटर स्क्वायर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो प्रश्न संख्या 5 दिया गया था। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो अब बताइए इसमें कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया 2m + 3 बराबर 5m, दूसरा ऑप्शन दिया गया 5y - 5 बराबर 3, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 5 ब्रैकेट में 2p + 1 बराबर 4, और चौथा ऑप्शन दिया गया x + 1/x बराबर 7। तो रैखिक समीकरण क्या है, जिसकी घात हमेशा 1 हो वो रैखिक समीकरण होता है। देखिए यहाँ m में अगर इक्वेशन दिया गया तो यहाँ भी m में है, तो अगर इसको घटाएंगे तो केवल m में एक ही घात है, और यहाँ y पे इक्वेशन दिया गया तो मतलब y की एक ही घात है। यहाँ पे p में दिया गया तो p की एक ही घात है। और अगर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर चौथा ऑप्शन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x + 1/x बराबर आपका 7 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तिरिया गुणा करते हैं, तो x स्क्वायर + 1/x बराबर 7। अब ये क्या हो जाता है, आपका हो जाएगा x स्क्वायर + 1 बराबर 7x,
और इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+1। ये आपका रैखिक समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन संख्या आपका 4 इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन संख्या 4 इसके प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अब अतिलघुत्तरी प्रश्नों पर। दोस्तों, अतिलघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था कि -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम -4/5 को डिवाइड करें तो क्या आएगा आपका, माइनस का 0.8 आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, माइनस ऐसे छोड़ दीजिए, पॉइंट हो गया, यहाँ हो गया 0, तो 5 8 40, तो 0.8 आ गया, ये आ गया। अब हम जानते हैं 0.8 किधर आएगा, आपके बाएं तरफ आएगा आपके। तो क्या से बनेगा आपका, एक संख्या रेखा हमने प्रदर्शित कर दिया। अब संख्या रेखा में ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी पॉजिटिव दर्शाती है और आपकी ये निगेटिव दर्शाती है। अब हमें क्या पूछा गया है कि ये हमेशा क्या होता है आपका, ये आपका हमेशा 0 होता है, ये हमेशा आपका 0 होता है। अब देखिए कितना पूछा गया, -4/5, तो -4/5 की वैल्यू क्या आ गई, -0.8, मतलब ये -1 से छोटा है। तो हम मान लेते हैं कि -1 आपका यहाँ पे आ गया। अब 0.8 कैसे लिखेंगे, ये हो गया माइनस का 0.1, ये हो गया आपका माइनस का 0.2, ये हो गया आपका माइनस का 0.3, ये हो गया माइनस का 0.4, ऐसे आगे क्या आपका माइनस का 0.5, ऐसे यहाँ आते आते यहाँ पे अगर आ गया तो कितना आ गया आपका, आ गया माइनस का 0.8 इसका यहाँ पे आएगा। इस तरह आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। इधर आपका निगेटिव आता, -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, -3 आएगा। और मुझे पूछा गया, किसकी वैल्यू पूछी गई थी, -4/5। तो -4/5 को हमने डिवाइड किया तो माइनस का 0.8 आया। तो हम लोगों ने जीरो, इधर की संख्या हमेशा माइनस में होती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमने यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 0.8 आ गया। इस तरह आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको और बड़ा बनाएंगे तो और साफ साफ बनेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा गया था कि स्तंभाकृत हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं और स्तंभ आरेख मतलब बार डायग्राम में 2 अंतर बताइए। तो इसका अंतर क्या होता है, पहला स्तंभाकृत मतलब हिस्टोग्राम में क्या होता है, यह लगातार अंतराल में डेटा के किसी आइटम की आवृत्ति दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका पहला हो गया। और इसमें बार डायग्राम में क्या हो गया, यह क्षैतिज तथा लंबवत रूप में चलता या प्रदर्शित होता है। और इसमें दूसरा क्या हो गया, इसमें लिख सकते हैं स्तंभाकृत में इसमें बीच में कोई भी स्थान खाली नहीं होता है। मतलब कि जो इसमें डायग्राम बनता है एक बगल में आयत का, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। और इसमें लिख सकते हैं कि इसके बीच में स्थान होता है। मतलब कि अगर इसको डायग्राम में देखेंगे तो कैसे बनेगा, आपका डायग्राम इस तरह बनेगा, तो ऐसे खींचा गया। अब ये आपका यहाँ बनेगा, फिर ये देखिए
यहाँ बना, फिर ये यहाँ बना, फिर ये ऐसे बना, मतलब इसके बीच बीच में देखिए गैप है, ये गैप है, इसमें स्थान है। और इसका कैसे बनता है, इसका बनेगा कि जैसे कि ये देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे बना, ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, मतलब इसके बीच में कोई भी स्थान नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई, ये दो अंतर हो गए। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासापा ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दिया क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक्स कामा ले लीजिए तो क्या बचाएगा आपका एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। प्रश्न संख्या 8 दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरे ये एक है, और दूसरा क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासापा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं। हल में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया गया इसको कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एक्स माइनस का वन, और दूसरा इससे ज़्यादा हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब दूसरा क्या दिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा एक्स कामा ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या बचेगा एक्स प्लस वन। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं सॉल्व कर सकते हम। तो अब बताइए इस दोनों में सब कॉमन क्या है, आपका एक्स कॉमन है, ये देखिए एक्स कॉमन है। तो ये कौन, इसका मासापा क्या आ गया आपका एक्स आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तथा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा कितना होगा आपका एक्स होगा। ये आपका आंसर है, प्रश्न संख्या 8 का आंसर एक्स है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस 4x वाई क्यूब डिवाइड बाई 6x स्क्वायर वाई को सरल कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सब छोटा ब्रैकेट है, तो छोटा ब्रैकेट में कोई चीज़ आप सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि इसकी पावर क्यूब है, इसकी पावर क्यूब बदमाश रूल से। तो हम लोग क्या करेंगे, आप भाग को करेंगे। तो भाग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप करेंगे 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस का 4x वाई क्यूब, और सबके बटे क्या हो जाएगा आपका जो संख्या दी गई है 6x स्क्वायर वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या दी गई इसके बटा ये कर देंगे, और माइनस का इसके बटा ये कर देंगे दूसरी संख्या के। तो इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 3x क्यूब वाई क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर वाई, यह क्या दिया गया माइनस का 4x वाई क्यूब, और नीचे क्या दिया आपका 6x स्क्वायर वाई। अब जो कटे उसको कट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ से पावर 2 जाएगा तो कितनी पावर बचेगा आपका x की पावर 1 बचेगा यहाँ से। अब यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ से एक पावर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका पावर 2 बचेगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर को कट करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से यहाँ इसको कट करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर 1 बचेगा यहाँ पे, और वाई क्यूब यहाँ से जाएगा तो क्या बचेगा आपकी पावर 2 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए क्या हम लोग के पास बचा, अभी देखिए इसको कट कर सकते हैं हम लोग, अगले पार्ट में कर देंगे। यहाँ बचा 3, अब देखिए यहाँ कितना बचा x की पावर 1 है मतलब x हो गया, और यहाँ पर क्या बचा y की पावर 2, y की पावर 2, और नीचे कितना बचा आपका बटा 6 माइनस का ये क्या बता 4, यहाँ क्या बचा x की पावर कुछ नहीं बचा, y की पावर 2 बचा है, तो y की पावर 2 और बटा क्या आपका बचा यहाँ पे, यहाँ बटा 6, और यहाँ क्या बचा आपका x की पावर 1 बचा हुआ मतलब x बचा हुआ। अब इसको और कट कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए 3 इकन्ना में 3 और 3 दूना के 6, और यहाँ कट करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना के 4 और 2 तिया के 6 आएगा। अब जो आएगा उसको लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, ये देखिए 1/2 हो गया इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा आपका 2/3, यहाँ क्या बचा आपका वाई स्क्वायर एक्स। इसको या तो इस तरह लिख लीजिए, नहीं तो अगर आप इसको लगातार लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं x वाई स्क्वायर बटा 2
-2y² बटा 3x। ये भी आंसर है, मतलब ये दोनों सेम आंसर हैं। आप चाहे इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों बराबर हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ प्रश्न संख्या 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का अगर क्षेत्रफल दिया है तो क्या हम लिख सकते हैं उसको? हल। आप जानते हैं कि घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल। आप क्या क्या हो सकता है, लंबाई और क्या हो सकता है आपका, गुणे चौड़ाई। ये आपका घनाभ का क्षेत्रफल हो सकता है। और इसकी वैल्यू आपकी क्या दी गई है, आपकी इसकी वैल्यू दी गई 125। यहाँ पे देखिए 125 वर्ग मीटर। तो ये किसकी वैल्यू होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई की। तो हम लोग क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे दिया गया लंबाई गुणे चौड़ाई के मान कितना दिया, 125 दिया गया है। तो 125 और आपकी ऊंचाई कितनी दी गई, आपकी 4.5 मीटर दी गई। तो गुणे 4.5। अब 125 का 4.5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 562.5। और ये कितना हो गया आपका वर्ग मीटर, ये हो गया 125 वर्ग मीटर। और 1 मीटर से और गुणा होगा तो कितना आएगा, घन मीटर। ये आंसर हो गया आपका। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया था, x² - 4x - 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो इसका हमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना है, ना कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हल हो गया। हल क्या दिया गया आपका, यहाँ पे देखिए x² - 4x - 5। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा गया है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जो आपकी मतलब कि बीच वाली जो संख्या होती है, जो आपकी माइनस, मतलब यहाँ 4x दिया गया तो उसका आधा का स्क्वायर, मतलब इसका आधा, 4 का आधा क्या हो गया, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4। मतलब उसमें हम 4 जोड़ देंगे और 4 को घटा देंगे। तो यही चीज़ हम करते हैं कि मतलब जो संख्या आपकी x के साथ मल्टीप्लाई हुई है, मतलब सिंपल x के साथ, उस संख्या का जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसका हम आधा करते हैं और उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और घटा भी देते हैं। तो यही चीज़ हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने में करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने पर क्या हो जाएगा आपका, हमने बोला x² - 4x - 5 दिया गया है। अब हमने बोला कि x के साथ जो संख्यात्मक बात दिया गया है उसका हम आधा करें, और उस आधा जो आया, पहले मतलब 4 आया तो 4 का आधा क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 का वर्ग कर देते हैं और वर्ग जो आएगा उसको हम जोड़ देंगे और घटा भी देंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे और 4 को घटा देंगे। यही आपका पूर्ण वर्ग करते समय हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो पॉजिटिव वाली संख्या है इसको हम लोग इसके साथ ले लेंगे, x² - 4x के साथ ले लेंगे। ये जो +4 है इसको हम लोग x² - 4x के साथ ले लेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, x² - 4x और यहाँ पे क्या लिखा है, +4। ये हो गया। अब क्या है, -5 और -4, -5 और -4 कितना हो गया आपका, -9 हो गया। अब देखिए ये किसका फार्मूला है आपका, अब यहाँ पे देखिए किसका फार्मूला है, ये x² - 4x और +4, ये किसका फार्मूला है, जो हमने आधा किया था। मतलब 4x का आधा कितना हमने किया था, 2 किया था। तो ये किसका फार्मूला, यहाँ पे x हो गया और -2 का फार्मूला हो गया। तो ये देखिए a - b का फार्मूला यहाँ पे होता है आपका क्या, a² - 2ab + b²। अब हम लोग यहाँ पे अगर करें, क्या करें, x और हमने b की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे, 2, क्योंकि जो चीज़ हमने आधा किया वही हमारा b होता है। तो हम क्या करें, x - 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया आपका, a² मतलब
एक्स स्क्वायर और -2 × ए क्या दिया आपका एक्स 4 दिया है, अरे ए आपका दिया है एक्स और बी कितना दिया है आपका 2 प्लस बी मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर -4x + 4, वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ दिया गया। तो ये क्या चीज़ हो गया x - 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया x - 2 का होल स्क्वायर। अब 9 किसका स्क्वायर होता है आपका 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब ये किसका फार्मूला है, ये समझ लीजिए एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ अगर हम देखना चाहें तो किसका फार्मूला होगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, मतलब क्या होता है एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में आपका a + b होता है। ये हमने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं कि कैसे ये आया है। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी है x - 2, तो यहाँ पे ये चीज़ यूज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका x - 2 और b की वैल्यू क्या हो गई माइनस का आपका b की वैल्यू आपकी 3 हो गई, तो कितना होगा -3 a - b हो गया। और दूसरा क्या हो गया आपका a + b मतलब x - 2a हो गया और प्लस b मतलब +3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया आपका x और -2 - 3 कितना हो गया -5 और ये क्या आ गया x माइनस का ये +3 है, +3 में से 1 2 गया तो कितना बचा +1। तो आपकी क्या आ गई पूर्ण वर्ग बना के ये आपका आ गया। ये नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछा था, इसमें प्रश्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था कि पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा इक्वेशन जो दिया गया। अब हम क्या करते हैं जो बीच की x के साथ टर्म है संख्यात्मक मान उसका हम आधा करते हैं, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो इसका आधा करेंगे 4, 4 का आधा कितना होगा आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 को हम जोड़ देंगे और घटा देंगे। अब क्या करेंगे हम आगे जो पॉजिटिव वाली संख्या है उसको हम x स्क्वायर -4 के साथ ले लेंगे और माइनस वाला जो यहाँ पे दिया गया है इसको एक साथ ले लेंगे। अब ये क्या हो गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर यहाँ मैंने बता दिया और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। अब आप ये फार्मूला a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर a - b a + b लगा लीजिए। तो ये चीज़ें लगाने के बाद ये आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। अब आते हैं हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपका दिया गया था प्रश्न संख्या 12, एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हल दिया गया आपका शंकु की आपकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई आपकी कितनी है आपकी 216 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या दी गई है आपको, त्रिज्या आपकी कितनी दी गई है आपकी 16 सेंटीमीटर दी गई है और शंकु की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है गोले के रूप में परिवर्तित किया है, तो हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। हमने स्मॉल r शंकु की त्रिज्या मान ली तो हम लोग कैपिटल R गोले की त्रिज्या मान लेते हैं। तो माना गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए दिया गया है एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला गया है। मतलब कि जो शंकु है वही आपका गोला में परिवर्तित हुआ है। तो जो हमारे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका जो शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग प्रश्नानुसार यही कर देते हैं। तो यहाँ देखिए तो हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा। अब देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h के, और यहाँ पे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, और हमने यहाँ क्या माना था आपका कैपिटल R गोले की त्रिज्या माना था तो r क्यूब हो गया।
अब देखिए क्या क्या कट रहा है आपका। देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा आर स्क्वायर एच बराबर, यहाँ क्या बचा आपका 4 आर क्यूब, ये बचा आपका। अब हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है 16 दी गई है, और एच की वैल्यू क्या दी गई है 216 दी गई है, और हमें कैपिटल आर निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू आपकी 16 दी है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16 गुणे 16, और एच की वैल्यू कितनी दी गई 216 बराबर आप क्या क्या होगा 4 आर क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आर क्यूब क्या हो जाएगा आपका, आर क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 16 गुणे 16 गुणे 216 और बटे के आपके ये जो 4 इसके साथ ही नीचे आके 4 यहाँ आ जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, तो 4 इकन्नम 4 और 4 चौके 16। अब इसको कर लेते हैं आगे, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 16 गुणे 216। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या हो जाएगा आपका आर क्यूब बराबर 16 चौके 64 गुणे 216। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि आर के पावर 3 दिया तो यहाँ क्यूब रूट 64 गुणे 216 हो गया। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए बता देते हैं आपको। ये क्यूब रूट हो गया आपका, ये हो सकता है 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, ये आपका 64 को लिख सकते हैं। और 216 क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 का 216 हो गया। अब देखें यहाँ 3 दिया तो मतलब हमारा 3 3 का जोड़ा बाहर आएगा, तो बाहर आने पे आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे 6। तो आर बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, जो हमने सेंटीमीटर माना था। तो आपका आर की वैल्यू क्या आ गई 24 सेंटीमीटर, मतलब कि गोले की त्रिज्या बराबर 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 दिया गया था, प्रशिक्षकों द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है, प्रशिक्षकों की संख्या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए यातायात के साधन दिया गया है, स्कूटर, ऑटो, पैदल, मोटरसाइकिल, अन्य। तो प्रशिक्षकों की संख्या कितनी दी गई, जो स्कूटर से आते हैं उनकी संख्या 8 दी गई है, ऑटो से 9 दी गई है, पैदल से आपके 18 दी गई है, मोटरसाइकिल से 10 और अन्य से 15 दी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख दीजिए हल। एक तरफ लिख लीजिए यातायात के साधन, और दूसरी तरफ लिख लीजिए आपका प्रशिक्षकों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे प्रशिक्षकों की संख्या में हम ऐसा क्या माने कि सभी के लिए एक बराबर हो। तो देखिए कोई संख्या एक दूसरे से कट नहीं रही, मतलब हम मान लेते हैं, माना, ऊपर लिख लीजिए माना प्रशिक्षुओं की संख्या, मतलब प्रशिक्षुओं की संख्या अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग इसको दिखा देते हैं एक ट्रायंगल से डिनोट कर लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका एक प्रशिक्षु के बराबर हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं। अब देखिए प्रशिक्षकों की संख्या हमने ऐसे बना दिया। अब यहाँ साधन में क्या दिया गया आपका स्कूटर, दूसरा दिया गया आपका ऑटो, स्कूटर ऑटो। तो स्कूटर में देखिए क्या दिया गया आपका, स्कूटर में 8 दिया गया, तो हमने एक प्रशिक्षु बराबर क्या माना, एक ट्रायंगल माना। तो हम लोग कितना हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, हमको 8 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो स्कूटर से आने वाले कितने प्रशिक्षु हो गए 8, इसकी संख्या हमने एक ट्रायंगल से दिखा दिया। अब दूसरा दिया गया ऑटो, तो हमने यहाँ ऑटो लिखा। अब ऑटो में कितनी संख्याएं दी गई, आपको 9 दी गई, और हमने माना कितना है एक प्रशिक्षु माना है।
एक ट्राइंगल बराबर 1/6 तो हमें कितना ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, 9 ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 9 ट्राइंगल बना लीजिए। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ये हो गया आपका ऑटो से आने वालों का। अब तीसरा दिया गया आपका पैदल। पैदल से कितने लोग आए, 18। हमने माना है 1/6 तो 18 हमें ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। तो पैदल में हम लोग 18 ट्राइंगल बना लेते हैं। तो पैदल तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 हो गया। पैदल से आने की संख्या हमारी 18 हो गई। अब अगला नंबर आता है मोटरसाइकिल का। तो मोटरसाइकिल में कितने लोग हम लोग को दिया गया, 10। तो 1/6 बराबर एक ट्राइंगल बराबर 1/6 माना है, तो हमें कितने ट्राइंगल बनाना पड़ेंगे, 10। तो हम लोग मोटरसाइकिल की जगह 10 ट्राइंगल बना लेते हैं सामने। तो यहाँ लीजिए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में कितने में ट्राइंगल बनाना पड़ेंगे, 10। तो बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। अब हमें अन्य में कितने दिए गए, एक आखिरी में दिया गया अन्य। तो अन्य में हमारे 15 दिए गए। 1/6 हमारा एक ट्राइंगल के बराबर है, तो 15 ट्राइंगल हमारे 15/6 के बराबर होंगे। तो अन्य लिख के हम लोग 15 ट्राइंगल बना देते हैं। अन्य आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपके 15 ट्राइंगल हो गए। अब इसी तरह हम इसको पिक्टोग्राफ को दर्शा देंगे, जिससे आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलते प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 दिया गया 4x + 1 डिवाइड बाई 8x - 4 बराबर 2 को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए 4x + 1 डिवाइड बाई आपका हो गया 8x - 4 बराबर 2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ 2 दिया गया तो हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4x + 1 बराबर 2 और ये क्या हो जाएगा 8x - 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 बराबर कितना हो गया आपका 8 दूना 2 से अंदर गुणा कर दिए, 8 दूना 16x - 8। अब देखिए x वाले को x की तरफ ले आइए और जो न्यूमेरिक डिजिट है उसको एक तरफ ले जाइए। तो कितना हो गया आपका, यह आपका आ गया, ये आपका क्या 16x - 4x। ये 16x - 4x बराबर क्या हो गया 8। इधर आके क्या हो जाएगा 1 + 8 हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 16 में से 4 गया, कितना बचा आपका 12। 12x बराबर कितना हो गया आपका 8 + 1 9 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर हो गया आपका 9/12। तो इसको कट कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x बराबर आपकी आ गई 3/4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग x की वैल्यू आ गई। अब हमसे x की वैल्यू भी पूछा था कितनी हो, तो आपकी वैल्यू आ गई 3/4। अब हमें आगे क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। कैसे उत्तर की जांच करते हैं, तो यहाँ लिखिए उत्तर की जांच। उत्तर की जांच आपका देखिए जो x मतलब उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, जो x की वैल्यू आई है समीकरण नंबर 2 से उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अगर वो बराबर हो जाती है 2 के, RHS बराबर LHS, तो हमारी वो संख्या आपकी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x + 1 बटा 8x - 4 बराबर आपका क्या है 2 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका LHS है, मतलब बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 दिया गया था। तो समीकरण नंबर
एक का बायां पक्ष लेने पर तथा x का मान समीकरण 2 से रखने पर आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका होगा 4x+1, ये दिया गया था आपका, यहाँ देखिए 4x+1 और ये हो गया 8x-4। अब हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, आपका 3/4। यहाँ देखिए x का वैल्यू हम क्या है 3/4, तो यहाँ रख लीजिए। तो क्या हो गया आपका 4 × 3/4 +1 और नीचे क्या आएगा 8 × 3/4 -4 आ गया। अब इसको कट कर लीजिए, ये क्या आ गया 4 × 4, 4 × 4, ये क्या आएगा 4 × 4 और 4 दूना 8। अब बचेगा क्या आपका दोस्तों, आपका बचेगा यहाँ ऊपर बचा है 3 + 1, देखिए 3 + 1 और नीचे क्या बचा आपका बचा है 3 और 2, 3 और 2 का गुणा कितना होगा 6 - 4। अब देखिए क्या आएगा 3 और 1 कितना आ गया आपका 4 और 6 में से 2 4 गया, कितना बचा 2 और 2 × 9 2 और 2 दूना 4, मतलब कितना है आपका वैल्यू 2 आ गया। और 2 आपका क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 2 आपका क्या है, राइट हैंड साइड में भी 2 आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ लिख लीजिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो यही आपका हो गया कि आपका बायां पक्ष कितना था 2 और दायां पक्ष आपका यहाँ 2 दिया गया, तो 2 = 2 हो गया। तो इसीलिए आपका बायां पक्ष यहाँ 2 = 2 कर दीजिए, 2 = 2, इसीलिए आपका बायां पक्ष बराबर आपका हो गया दायां पक्ष के, आपका आंसर हो गया। चलते प्रश्न संख्या 15 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं पहले ये देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपका, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। अब ये देखिए इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को विभाजित करते हैं। अब ये मान लीजिए A है, ये है आपका B, ये है आपका C और ये आपका है D। अब क्या दिया गया आपका, ऊपर देखिए पढ़िए कि संलग्न भुजाओं क्रमशः आपका क्या है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब हमने मान लिया कि AB बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है और उसके साथ संलग्न भुजाएं मतलब क्या है आपका BC बराबर आपका हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। और विकर्ण मतलब आपका क्या दिया है AC बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। अब हम लोग जानते हैं हल कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपका, एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया आपका AD और C, तो जो ABC का जो आएगा क्षेत्रफल वही आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका ACD के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा त्रिभुज CAD का क्षेत्रफल। ये आप यहाँ से पता कर लिए। अब क्या होगा, हम लोग ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में क्या दिया गया है, आपका AB बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर और क्या दिया गया आपका BC बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर
और AC बराबर आपका दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए भुजाएं जो हैं वो असमान हैं, तो इसमें कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये क्या है आपका? विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इससे में हम क्या निकालते हैं? हम लोग सबसे पहले S निकालते हैं ना। तो S बराबर क्या होता है आपका? A प्लस B प्लस C बाई 2। तो यहाँ A कितना है? A के सामने वाली भुजा A, मतलब आप मान लीजिए 8 प्लस आपका 10 प्लस 6/2 हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका? अब हो गया आपका, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 10 8 18 6 24/2, मतलब आपका 12 आ गया। S की वैल्यू 12 हो गई। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसको देख लीजिए। तो विषमबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √S माइनस A S माइनस B और S माइनस का C हो गया। अब देखिए अब S आपका कितना दिया गया? 12। तो ये 12 हो गया। 12 और S की वैल्यू क्या है? 12 माइनस A की मतलब क्या हो गया? जो A के सामने की भुजा है, तो A के सामने की भुजा क्या हो गई आपकी? ये हो गई। तो A कितना हो गया आपका? 10 और S कितना दिया गया? 12 और माइनस B कितना हो गया? B के सामने की भुजा क्या है? B यहाँ पे, B के सामने की भुजा 8 हो गई। तो यहाँ पे 8 कर लीजिए। 12 माइनस 8 और यहाँ S कितना है? 12 है। 12 माइनस C की वैल्यू कितना आएगी दोस्तों? यहाँ से C यहाँ दिया गया, C के सामने की भुजा 6 दी गई, तो मतलब 6 कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ 6 कर लीजिए। अब क्या आएगा? अब देखिए इसको हल कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 और 12 में से 10 गया, कितना बचा आपका? 12 में से 10 गया आपका 2 बचा, तो ये 2 हुआ। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 8 गया तो कितना बचा आपका? 4 बचा। और 12 में से 6 गया तो आपका बचा 6। अब इसको आप गुणा कर लीजिए आपस में। तो आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये देखिए आ गया आपका 12 दूना 24 और गुणे 24। देखिए 12 दूना 24 और 6 चौके 24। अभी अंडर रूट में है तो बाहर जाके क्या आ जाएगा आपका? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया आपका? ये देखिए अंडर रूट में दिया तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो अब बताइए, हमने बताया था कि ये विषमबाहु त्रिभुज कौन सा है आपका? त्रिभुज ABC है। तो हमने बोला कि यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CAD का क्षेत्रफल। तो हमें ABC का क्षेत्रफल पता है, चल गया। और यही चीज़ आपका हो जाएगा आपका CAD का। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एक 24 है, उसका 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 गुणे 24, तो ये कितना हो गया? 24 दूना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या आपका 16 पे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने इसको बताया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है ब्रैकेट में x प्लस 4y का क्यूब माइनस ब्रैकेट में x माइनस 4y का क्यूब को सरल कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें a प्लस बी का होल क्यूब का और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हल, तो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे।
तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस आपका b हो गया। और दूसरा क्या दिया है आपका a माइनस बी दिया गया। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका माइनस 3ab a माइनस का b। हम इन दोनों सूत्रों का यूज ऊपर करेंगे, तो अब हम लोग आगे इस सूत्र का यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ दिया गया x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब। अब हमें a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ लगा देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, इसको हम एक बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू ये आपका कितना हो गया 4y, और क्या ब्रैकेट में आएगा आपका x प्लस 4y। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या है, दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका a क्यूब मतलब क्या है x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब माइनस 3 इंटू क्या है आपका x इंटू 4y, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आपका आएगा x माइनस का 4y। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हो जाएगा x क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 चौके 64 y क्यूब प्लस ये कितना हो गया 4 तिहाई 12 xy x प्लस 4y। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ क्या होगा माइनस का x क्यूब माइनस का ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 y क्यूब माइनस आपका क्या हो गया 12xy और x माइनस का x माइनस 4y। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। 12xy के अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 12xy के अंदर गुणा करेंगे तो क्या 12x स्क्वायर y प्लस 12 चौक कितना होता है 48 हो गया x, और y का y में गुणा करें तो y स्क्वायर आ गया, ये आ गया माइनस। अब इसको यही चीज़ यहाँ करते हैं 12xy से अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 64y क्यूब माइनस का अंदर गुणा करेंगे 12x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 48 कितना होगा xy स्क्वायर, ये आ गया। अब हम लोग इस ब्रैकेट को खोल करके एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा आपका, ये आएगा x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 48xy स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 64y क्यूब, माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर y, प्लस है तो माइनस होगा माइनस का 48x, यहाँ 48 है 48xy स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या चीज़ें करती हैं, यहाँ देखिए x क्यूब पॉजिटिव में यहाँ x क्यूब माइनस में है, ये कट गया। अब आगे क्या बचा आपका 64 यहाँ प्लस में, यहाँ 64 प्लस में कटेगा नहीं, यहाँ 12 है यहाँ प्लस में, यहाँ 12 है प्लस में भी नहीं कटेगा, 48 यहाँ प्लस में है और यहाँ 48 माइनस मतलब ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपका, लिख लीजिए। तो आपका बचा 64y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y, और यहाँ क्या बचा प्लस 64y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y। अब देखिए जो सजातीय हैं उसको आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए 64y क्यूब है और यहाँ 64y क्यूब है, 64 दूना कितना होता है आपका 128y क्यूब, और प्लस यहाँ देखिए 12x स्क्वायर y और 12x स्क्वायर 12 दूना 24 क्या होगा x स्क्वायर y। ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 दिया गया है x गुणे वाई प्लस जेड बराबर x गुणे वाई प्लस x गुणे जेड। तो इसको स्थापित करना है, हमें वैल्यू दी गई है x बराबर इतना और हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल।
हल क्या हो गया आपका? हल हो गया आपका, पहले देखिए लिख लीजिए x गुणे वाई प्लस जेड बराबर x गुणे वाई प्लस एक्स गुणे जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या है, LHS है। तो LHS सबसे पहले हम लोग ले लेंगे बायां पक्ष लेने पे, बायां पक्ष लेने पे, समीकरण का बायां पक्ष लेने पे क्या हो जाएगा, बायां पक्ष लेने पर आपका बायां पक्ष क्या है, x गुणे वाई प्लस जेड। अब इसकी वैल्यू हम लोग x और y और z की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू आपकी यहाँ क्या गई, -2/7। ठीक दोस्तों, और क्या दिया गया आपका, गुणे आपका y की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, y की वैल्यू दी गई 9/2 और यहाँ क्या दिया गया प्लस z की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 2/3 दी गई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसका इसमें गुणा होगा, फिर प्लस लगा के इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2/7 गुणे 9/2 प्लस यहाँ का ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर गुणा होगा, तो माइनस हो गया। यह हो गया आपका -2/7 गुणे 2/3। अब कुछ संख्या अगर कट जाती है तो उसको कट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका हो गया यहाँ पे 2 से, ये देखिए 2 कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का आपका कितना बटा 9/7, और यहाँ क्या बचेगा 2 दूना 4 माइनस का 4, और यहाँ क्या बचेगा आपका 7×21। अब इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आपका आएगा 21, तो 21 यहाँ कर लीजिए। 21 करने पे क्या आएगा 7×21, तो 3 का गुणा इसमें होगा 9×27 माइनस 21×91 और 4, ये कितना आ गया आपका 27 और 4 31 -31/21। ये आपका बायां पक्ष आ गया। बायां पक्ष लेने पे आपका कितना वैल्यू आ गया -31/21 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दाहिना पक्ष ले लेते हैं। दाहिना पक्ष इसका क्या है आपका ये है, तो दायां पक्ष लेने पर, तो दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष आपका क्या दिया गया, x गुणे वाई प्लस एक्स गुणे जेड, ये दिया गया। अब हमें वैल्यू जो दी गई एक्स वाई जेड की, यहाँ से देखिए एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दी गई इसमें हम लोग पुट कर देते हैं दायां पक्ष में, तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए रख देते हैं। तो x की जगह हमारा क्या दिया गया था -2/7, तो -2/7, और y की वैल्यू आपकी दी गई थी 9/2 दी गई थी, प्लस आपका देखिए x कितना दिया गया था, प्लस आपका दिया गया था -2/7, और z कितना दिया गया था आपका, गुणे z आपका दिया गया था 2/3 दिया गया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से, तो 2 से ये देखिए 2 कट गया, और कुछ कट रहा नहीं, अब नहीं कुछ कट रहा। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास बचा -9/7, और ये क्या बचा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बचा 2 दूना के 4 और 7×21। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह, तो सॉल्व करेंगे तो कितना इसका एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम 21 आएगा। 7 का पारा पढ़ेंगे 21 में 3 आएगा, 3 का पारा 9 में पढ़ेंगे तो माइनस का 9×27 आ जाएगा, और 4 का 21×21 माइनस का 4 हो गया, ये कितना आ गया 27×4 31 -31/21 आ गया। अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्या क्या दिया गया आपका, बायां पक्ष आपका -31/21 बराबर -31/21, तो इसीलिए आपका प्रूव हो गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 18 दिया गया है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हम आपको सर्वांग समता के शर्त बता देते हैं और उसका वर्णन कर देते हैं, आप इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला आपका आता है कोण भुजा और कोण सर्वांग समता का नियम। यह नियम क्या कहता है दोस्तों,
कि जिसके दो कोण और एक भुजा बराबर होती है तो ऐसा त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होता है। मतलब दो कोण आपस में बराबर है त्रिभुज के और एक भुजा बराबर है, एक भुजा है, दो कोण अगर बराबर और एक भुजा है तो वो कोण सर्वांग सम होगा, वो त्रिभुज आपका सर्वांग सम होगा। पहला ये हो गया। दूसरा आपका दिया गया भुजा कोण भुजा, मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण हो, वो त्रिभुज आपका सर्वांग सम होगा, सर्वांग समता का नियम। और तीसरा होता है दोस्तों भुजा 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 सर्वांग समता का नियम, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपकी आपस में बराबर होती हैं उन्हें सर्वांग समता का नियम कहते हैं। और होता है जिसकी सभी कोण आपस में बराबर होते हैं वो भी आपका सर्वांग सम होता है। तो कोण और कोण सर्वांग समता का नियम। अब दोस्तों इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप फिगर भी बना लीजिएगा जिसके दो कोण आपस में बराबर, ऐसे 2 ट्रायंगल बना लीजिएगा और एक भुजा बराबर दिखा दीजिएगा। और दूसरे में आप ऐसे 2 ट्रायंगल बनाइएगा जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और एक कोण बराबर हो। और तीसरे में क्या बताइएगा जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। और चौथा बनाइएगा ऐसे 2 कोण जिसमें सब कोण आपस में, मतलब त्रिभुज ऐसा बनाएगा जिसमें सभी कोण आपस में बराबर हो। तो ये आपकी सर्वांग समता के नियम है और शर्तें हैं, उसका हमने संक्षेप वर्णन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दोस्तों यह रहे आपके 18 प्रश्न। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।